सो दैट सिंबल, हम लोग के सर्किट में जब भी सिंबल होगा तो ये सिंबल का मतलब सीधा है ना, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब तीन रेजिस्टेंस अगर है ना, तीन रेजिस्टेंस है, ये पहला रेजिस्टेंस R1 और मेरे ये दूसरा रेजिस्टेंस R2 और ये तीसरा रेजिस्टेंस R3। तीन रेजिस्टेंस ही लिए, लेकिन 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 5 भी, और कितना भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन सबका एक एक आर्म एक साथ कनेक्टेड है, एक साथ कनेक्टेड है, ये तीनों एक साथ कनेक्टेड है एक पॉइंट, और दूसरा आर्म एक साथ कनेक्टेड है एक पॉइंट। तो ये कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन of resistance, we call it this is parallel combination of resistance. Now in this parallel combination, how we are going to derive our formula, है ना, equivalent resistance का formula. तो what is the meaning equivalent resistance, what is the meaning effective resistance, what is the meaning that single resistance which will give the same amount of current in the circuit in place of, if used in place of these three resistance। ठीक, इसको ऐसे सोचते हैं कि ये तीन रेजिस्टेंस को सर्किट में लगाया गया है एक बैटरी से। अब ये तीनों रेजिस्टेंस मिल करके जो करंट प्रोड्यूस करेगा, तो मान लो कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस B, ये बैटरी एक लगाया गया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस B है ना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो अगर मेन करंट जो निकल रहा है सर्किट में बैटरी से I है, मेन करंट, ओके, मुख्य करंट I है, तो I जो मेन करंट है, अब यहाँ पर आकर के क्या हो रहा है देखें, है ना, I के लिए यहाँ पर आकर के तीन रास्ता होंगे, है ना, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। तो देख सकते हैं, है ना, कि एक रास्ता इधर से इधर आ गया, फिर यहाँ आकर के मिला, दूसरा रास्ता ये चला गया, फिर यहाँ आकर के मिला, तीसरा रास्ता इधर चला गया, फिर यहाँ आकर मिला, तीनों मिलकर के, है ना, तीनों मिलकर के, तो I टुकड़ा हो गया, डिवाइडेड in I1, I2, I3, three parts, and these three combined, and we are getting here again I, again we are getting I। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम चलता है इलेक्ट्रिक सर्किट का। अब क्वेश्चन है कि ये तीनों रेजिस्टेंस के बदले अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाए, लेकिन फिर भी करंट का वैल्यू I ही होना चाहिए सर्किट में, तो वो सिंगल रेजिस्टेंस कहलाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, उसी का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, है ना, फॉर्मूला आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड डॉट सो ऑन। ओके, सो कंडीशन इज देयर, ये करंट क्या हो गया सर, तीन भाग में डिवाइड हो गया, तो हम लोग लिखते हैं I सर I1 प्लस I2 प्लस I3 सर, तीन भाग में डिवाइड हो गया। अब I1 क्या है, I2 क्या है, I3 क्या है, तो I1 क्या है, I1 एक ऐसा करंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस V यूज किया है। तुम बोलोगे कि V तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए है, हाँ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मतलब ये है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V I1 के लिए भी होगा, मतलब R1 रेजिस्टेंस के लिए भी, R2 रेजिस्टेंस के लिए भी और R3 रेजिस्टेंस के लिए, तीनों के लिए होगा। तो कह सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V दैट इज अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, है ना, डिवाइड बाय R, ओम्स लॉ। तो अब I1 क्या है, I1 क्या है, I1 क्या है, तो I1 एक ऐसा करंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए है, हाँ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मतलब ये है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस V I1 के लिए भी होगा, मतलब R1 रेजिस्टेंस के लिए भी और R2 रेजिस्टेंस के लिए, तीनों के लिए होगा। तो कह सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V दैट इज अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, है ना, डिवाइड बाय R, ओम्स लॉ।
लॉ का है ना तरीका है लिखने का। ऐसे तो हम लोग को ज़्यादातर याद रहता है V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला, बट वी कैन रिमेंबर I इज इक्वल टू V बाई आर ऑल्सो whenever we have to use we can use this also I is equal to V by R। उसी ढंग से I2 क्या हो जाएगा है ना V by R2 और I3 क्या हो जाएगा V by R3। तो तीनों का वैल्यू हम लोग यहाँ बैठा देंगे I1 I2 I3। मान लो इसको हम लोग इक्वेशन 1 समझते हैं, ठीक है, तो 1 में हम लोग I1 I2 I3 का वैल्यू बैठा देंगे, ठीक है। अब इस तीनों के बदले हम लोग एक रेजिस्टेंस यूज करें, एक रेजिस्टेंस, लेकिन एक रेजिस्टेंस सर्किट में यूज इस ढंग से करेंगे है ना कि सर्किट का करंट का कोई चेंजेस नहीं आएगा, सर्किट के करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वही बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये करंट सेम देगा I, तो कौन सा वैल्यू होगा उस वैल्यू को कहते हैं R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। सो R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट वो निकालना है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि I का वैल्यू हो जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट, I का वैल्यू बैठा देंगे, यानी हम लोग के पास में सब वैल्यू आ गया। तो I is equal to V by R equivalent। Now if we are going to put all these values here, so what we will get? सब बैठा कर देखें थोड़ा हम लोग। दोनों साइड से तुम्हारा देखो कैंसिल हो जाएगा है ना, दोनों साइड से हम लोग V कैंसिल कर देंगे, इधर कॉमन लेकर के V कैंसिल कर देंगे, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इसको टू 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सो फाइनली वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला Okay, I think all of you have got this idea. Yes, sir. तो यहाँ पर एक चीज़ जो हम लोग को समझना चाहिए कि फॉर्मूला डिराइव करने का भी फ़ायदा है, इससे बहुत कुछ पता चलता है कि आखिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की विशेषता क्या है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की विशेषता दो है, दो विशेषता है। एक सर्किट में करंट जो होगा पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट होता है और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रहता है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा है ना और करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही दो बात हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो हर्ष एक काम करो, तुम स्क्रीनशॉट एगो ले करके है ना, यस सर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो तुम। ओके सर। ठीक, ले लिया ना? यस सर। ठीक, चलो अब बहुत से क्वेश्चंस जो हम लोग पिछले दिन भी कर रहे थे जिसमें थोड़ा और भी क्वेश्चन सब था उसको भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन था तुम लोग को अगर याद होगा जिसमें
इस ढंग का क्वेश्चन था कुछ, यस सर। सबका वैल्यू आर है। तो इस ढंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो इसको सर्किट को पहले अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, है ना, माने कि ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। तो इसको ड्रॉ जैसे करेंगे तो उससे भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना, कि सर्किट का क्वेश्चंस कैसे बनेगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा, है ना, मान लो कि हम ए से शुरू करते हैं, ठीक है। ए से शुरू करते हैं तो देखो, ए से शुरू करते हैं तो रास्ता क्या है, डी होते हुए बी तक जाता है। तो इसको कह सकते हैं ऐसे, ए है, ये ए है और बी तक जाना है। ए है, बी तक जाना है, रास्ता ऐसे हो। तो ए से रास्ता हो गया, ये डी पड़ गया रास्ते में। डी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, okay. Now another path from A to B, this is path, another path. तो बीच में रास्ते में सी है, दो रेजिस्टेंस इसमें भी आ रहा है। अब तुम देख सकते हो कि बीच में सी आ रहा था, तो ए टू बी में बीच में सी आ रहा है, तो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस और सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस। तो चार रेजिस्टेंस तो फिक्स हो गया, लेकिन पांचवा रेजिस्टेंस कहाँ है? सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में। These are 5 resistances, okay. So how to solve this type of questions, that is important, okay. How to solve this type of questions, that is very important. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको कहते हैं किरचॉफ्स लॉ के आधार पर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, है ना, नियम लगेगा, ओके। The rule of balanced Wheatstone bridge. Okay. So here we will apply the rule of balanced Wheatstone bridge. So what is this balanced Wheatstone bridge actually? Balanced Wheatstone bridge कहता है कि अगर ये रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर है ना, आर्म्स के रेजिस्टेंस का रेशियो, तो इस डायगोनल में कोई करंट नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि D और C, the points D and C will be at same potential, okay. So roughly we can say, if we will connect a galvanometer in this arm, diagonal arm, so no deflection will be shown, that means no current in this arm. When, if resistance ratio is same, okay, resistance ratio is same, okay. So Wheatstone bridge is actually a combination of 4 resistances, and across the diagonal galvanometer connected, if then no current in the galvanometer if resistance ratio is same. This is the rule of balanced Wheatstone bridge, condition of balanced Wheatstone bridge, ठीक है।
तो कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में कह सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस में कोई करंट ही नहीं होगा, तो इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है. ओके, नो करंट इन दिस रेजिस्टेंस. सो वी कैन से only R and this R is there. So no current in this galvanometer arm in this diagonal. So finally we can write the circuit, we can draw the circuit, leaving this. ये आर को दिखा दिए और इस आर को दिखा दिए. अब तो बना सकते हो, है ना. अब तो इजी है, अब समझ में आ गया. ये आर और आर सीरीज में तो 2R हो गया, और ये आर सीरीज में तो 2R हो गया, और 2R and 2R is in parallel combination. So final answer, what will be your answer final? Sir, 1/2R plus 1/2R. So your answer will be R. ना, ठीक है. याद होगा तुम लोगों को कुछ और क्वेश्चंस हम लोग बना रहे थे जिसमें सर्किल वाला क्वेश्चंस वगैरह भी था, ठीक है ना. यस सर. वो बन गया था सर्किल वाला क्वेश्चन सर? नो सर. अच्छा देखो इसका भी बनाए हैं, सही है या नहीं पता नहीं. अच्छा ठीक है, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला हो गया. यस सर. ठीक है, इसको भी डाल देना ना. वो सर्किल वाला क्वेश्चन जो है ना, जो सर्किल वाला क्वेश्चन था उसको हम लोग कैसे कर रहे थे? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था ना. यस सर, था सर. तो देखो इस ढंग के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जा सकता है ना. अब तुम देखो ये तीनों रेजिस्टेंस को देख लो पहले. ये तीनों का एक पॉइंट ये कॉमन है, ये तीनों के लिए, और ये तीनों का दूसरा पॉइंट भी कॉमन है जो बी पर जुड़ा हुआ. यानी कह सकते हैं ओ और बी के बीच में 3 रेजिस्टेंस है. ओ और बी के बीच में 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है. ये सब एक ही पॉइंट है, सरकमफ्रेंस कनेक्टिंग वायर सब एक पॉइंट है, ठीक है ना. रेजिस्टेंस ऐसा भी कुछ हो सकता था. ये भी पैरेलल हो जाता है, 1 2 3 4, ये चारों पैरेलल में है. और ये पैरेलल में चारों है, और जब ख़त्म हो रहा है तब उसके बाद शुरू हो रहा है तुम्हारा ये. यानी चारों का पैरेलल निकालो, है ना. आर 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 आर, ये चारों का पैरेलल कितना हो जाएगा? R/4, ठीक है ना. और यस सर. इसके बाद उसके साथ सीरीज में है. सो दिस विल बी योर R इक्विवेलेंट. R/4. ठीक है. तो सवाल सब बनाने के समय यही सब थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन बेसिक कंडीशन हमेशा ध्यान रखो. पैरेलल कॉम्बिनेशन, whenever we require to
detect what is the meaning parallel, then one arm must be at one point, another arm must be at different points. That means only 2 points must be there. If then we can say resistance are in parallel. केवल 2 पॉइंट हम लोग सेलेक्ट. Okay.